कि वो एक ही नशिस्त में मुझसे घुल मिल गए। तरुण भी मेरे दाएं जानिब बैठ गए। मेरा हाथ इसके मरमरी कंधे पर जाने और जिमराल की तरह इसे करीब करने के लिए बेताब सा हुआ, लेकिन मैं दानिस्ता इस अमल से बाज रहा। इस तरह मैं अपने और उसके दरमियान एक तरह की दूरी पैदा करके एक तरह की कुर्बत हासिल करना चाहता था। मैं उनसे बातें कर रहा था कि पुरस्रार हबशी अंदर दाखिल हुआ और उसने अपने बच्चों को मुझसे करीब पाकर किसी भी जज्बे का इजहार नहीं किया। इसका यह अंदाज बहुत गनीमत था। वो हम पर एक नज़र डालता हुआ किसी दूसरे दरवाजे से रुखसत हो गया। ये जगह बहुत दिलकश थी। गार के अंदर कुछ ऐसा इंतजाम किया गया था कि सूरज की रोशनी अंदर आ सकी। वहां ताजगी थी। ताजगी का एहसास मुझे यूं भी हुआ कि उनके हमदर्दाना चेहरे देखकर अपने कल्ब में तमानियत महसूस होती थी। वो दोनों मुझे घसीटकर अपना गार दिखाते रहे। वो मेरी तवक्को के खिलाफ एक बहुत कुशादा गार था, जिसमें झरने का पानी मुख्तलिफ जगहों पर बहता और रोशनी के लिए हमेशा जलने वाली मशलें रोशन रहती। मैंने ज्यादातर बातें जिमराल से की। मेरा ख्याल है कि मेरे इस इम्तना की बना पर तरुण ने मुझसे करीब होने की कोशिश की। रात तक मुख्तलिफ मुलाकातों के दौरान मैंने उनसे बहुत सी बातें पूछ ली थी। वो एक काहिन था जो तुम्हें तकसीम करता था और पेशगोइयां करता था। इसे अकुबला का काहिन आजम होने का एजाज हासिल था। सारा जजीरा इससे कांपता था। इसका नाम समोराल था। काहिनों और कदीम तारीख में उनकी अहमियत के मुतालिक मैंने यूनानी देवमाला और मिस्री तारीख की किताबों में बहुत कुछ पढ़ा था। जब तरुण ने मुझे इशारतना अपने बाप की अजीम हैसियत के मुतालिक बताया तो मैं सब कुछ मुझ गया कि वो एक जादूगर होगा जिसके फैसले और अहकाम की सरताबी की हिम्मत अकुबला में भी ना होगी। वो इस गार में पर असरार ताकतों को जेर असर रखने और काली कुव्वतों से हमेशा राबता कायम रखने के लिए गोशा नशीन होकर अपने 2 बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहा था। बाहर के लहूलाब से इसका कोई वास्ता नहीं था। ये एहसास मेरे लिए मुजदा राहत था कि मैं तारीख बर्रे आज़म में अकुबला के बाद सबसे मजबूत शख्स की पनाह में हूं। वो मेरे साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। इसके अजीम मर्तबे के लिहाज से ये बात इसके शायान शान भी नहीं थी, मगर वो आखिर मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है? ये सवाल बार बार ज़हन को परेशान करता था और मैं मुख्तलिफ अंदाज में उसकी तौजीहन करता रहता था। शायद जारा काका की खोपड़ी की वजह से ऐसा हो कि वो मुझे लायक हमदर्दी समझ रहा हो। रात को जिमराल और तरुण एक साथ मेरे लिए खाना लेकर आए और मैंने उन्हें अपने पास बिठा लिया और उन्हें भी साथ खाने की दावत दी। जिमराल ने मना किया कि वो आजकल अपने बाप के हुक्म पर तर्क लज़ात की मश्क कर रहा है और सिर्फ घास फूस खाता है। तरुण इस मंजिल से गुजर चुकी थी। मेरे इसरार पर इसने साथ खाना मंजूर कर लिया और मैंने निहायत मोहब्बत से इसके मुंह के आगे गोश्त का टुकड़ा रख दिया। इसने झिझक कर दांत मार लिया और फिर मैंने इसी जगह से जहां इसने दांत मारा था खाना शुरू कर दिया। इस नौजवान लड़की के दिल में मेरी इस हरकत पर कैसा फिशार बरपा होगा, इसका मुझे अंदाजा था। मेरे खाना खाने के बाद वो चले गए, इसलिए कि जिमराल को रात गए तक अपने आबाओ अजदाद की रूहों से मुलाकात करना थी। रात बखैरियत गुजर गई तो अली उल-सबा में बेदार हो गया। सबसे पहले समोराल कमरे में आया। मैंने अलिफाटे कर इसे अदब से सलाम किया, जिसके जवाब की उम्मीद नहीं थी, और यही हुआ। मैंने एहतियात इससे पूछा, मुझे यहाँ कब तक रहना चाहिए अजीम समोराल? मेरी ज़बानी अपना नाम सुनकर उसकी आंखें चमके। तुम अभी बाहर नहीं जा सकते। मालूम नहीं मेरे साथी सरंगा का क्या हशर हुआ। इसकी लड़की सरिता भी परसों रात अचानक गायब हो गई थी। फलोरा वहां बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर जवाद बीमार है। ए मुकद्दस का हुन आज़म हम सब लोगों का क्या होगा? मैंने बेताबी से पूछा। अभी वक्त नहीं आया है। इसने सिर्फ इतना कहा, आपने मुझे पनाह दी है। समोराल मुझे कोई मशवरा दीजिए।
मैंने आजिज़ी से कहा, तुम यहीं ठहरे रहो। इसने हुक्म दिया, ठीक है। मैंने ज्यादा बात करनी मुनासिब नहीं समझा। फिर इसने कुछ सोचकर मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। अपने कमरा खास में आकर इसने कलया के नीचे लकड़ियों को आग लगा दी और किसी ऐसी जुबान में कुछ पढ़ने लगा जिससे मैं नावाकिफ था। फिर इसने जारा काका की खोपड़ी एहतराम से अपने हाथ में पकड़ी और मुझे कलया के अंदर झांकने का हुक्म दिया। इसमें देखो। मैंने गोमगो की कैफियत में झिझकते हुए कलया में झांक कर देखा और इसमें रखे हुए तेल में एक लारसी महसूस की। आप यकीन करेंगे, मैंने एक दहशतनाक मंजर देखा। सरंगा की शबी तेल पर उभरी। वो जंगल में मारा मारा और बदहाली में उधर अलिफादेर घूमता फिर रहा था। ये सरंगा है, मैंने उछल कर कहा। ये फिर हरकत में आ गया है काहुन आजम। मुझे बताओ कि इसकी मदद किस तरह की जा सकती है। वो तन्हा नहीं है, इसके साथ कोई नजर नहीं आ रहा। फिर मुझे फौरन इस मुख्तसर जुमले के मानी समझ में आ गए। हाँ, तुम सच कहते हो, वो तन्हा नहीं है, मगर सरिता कहाँ है? मैंने काहिन आजम से पूछा। इसने फिर अपना अमल दोहराया और इस तरह तेल में जुम्बिश पैदा हुई और मैंने देखा सरिता बेहाल एक झोंपड़ी में पड़ी है, फलोरा की तरह दो खूबसूरत लड़कियां इसके बदन पर गिलकारी कर रही हैं। ये कहाँ है मुकद्दस काहिन? ये मैं क्या देख रहा हूं? वो कालारी के पास है। कालारी? मैंने दांत भींच कर गुस्से से कहा, काश मेरे पास कोई ताकत होती कि अभी जाकर इसका काम तमाम कर देता। मुकद्दस काहिन, खुदा के लिए ये दिलदोज मंजर बंद करो। मेरी आंखों में मजीद देखने की कुव्वत नहीं है। मेरी मदद करो। तुम एक बड़े काहिन हो, काली ताकतें तुम्हारे पास हैं। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? तुम्हारे लिए ये कौन सा बड़ा काम है? हम इस जजीरे से फी फौर भाग जाएंगे, यकीन करो। इसने कोई जवाब नहीं दिया। इनाफाना वो मंजर गायब हो गया। बताओ, हमारी नजात का क्या रास्ता होगा? इसकी खामोशी देखकर मैंने कहा, मुकद्दस काहिन, ऐसा करो कि मुझे अपना गुलाम बना लूं। मैं हमेशा तुम्हारा वफादार साबित होऊंगा, लेकिन मुझे इजाजत हो कि मैं शोइल्ला और कालारी को तहस नहस कर दूं। तुम एक बहादुर जवान हो। इस कबीले में वही सरफराज होता है जो खुद को दूसरों से अफजल साबित करता है। इसने अपना सुकूत तोड़ा, मगर मैं उन नादीदा कुव्वतों के सामने एक हकीर शख्स हूं। मैं तन्हा क्या कर सकता हूं? तुमने मुकद्दस जारा काका की मुकद्दस खोपड़ी हासिल की है। अकुबला को वो लोग पसंद हैं जो जमी और हौसलामंद हैं। जारा काका की मुकद्दस खोपड़ी ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे बताओ कि मैं इससे किस तरह फायदे हासिल कर सकता हूं। अलिफ भी वक्त नहीं आया है। जाओ, अंदर जाकर आराम करो। तरुम तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई है। मैं अपने कमरे में चला आया। अंदर वाकई तरुम मौजूद थी और साथ में जिमराल भी। मैंने खाना जहर मार किया। सरिता जैसी नाजुक बदन और शर्मीली लड़की भी कालारी की भींत चढ़ गई। ये सोच सोच कर मेरे जिस्म में आग लग रही थी। यहां से जाने का कोई सवाल नहीं था। मैंने एक बार फिर इरादा किया और अपना ज़हन तरद्दुद और तफक्कुर की आलूदगी से आज़ाद करके तरुम से बातें शुरू कर दें। एक दिन की शोखी रंग लाई थी। तरुम कुछ और बेतकल्लुफ हो गई थी। इस लड़की और जिमराल को काबू में करके मैं काहिन आजम समोराल की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर सकता था। खाली बैठे बैठे दिल उकता गया था, इसलिए मैंने गोश्त के पार्चे लेकर अपनी मामूली शद्बत के मुताबिक उन्हें पकाया, रोस्ट किया और जब उन्होंने इसे खाया तो वो चटखारे लेने लगे। खुद काहिन आजम भी मज़े ले लेकर खाता रहा। एक हफ्ता उन्हीं बेतुके हंगामों में इसी तरह गुजर गया। इससे ये फायदा हुआ कि मुझ पर कमरे के अंदर बाहर आने जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं रही। मैंने वहां नफसकशी और तर्क लज्जत के ऐसे वाकयात देखे जो इससे कबल कभी सुनने में भी नहीं आए थे। वो तीनों गैर मामूली सिफात के इंसान थे। उनकी रियाजत घंटों जारी रहती थी। कभी वो रात के सन्नाटे में रूहें तलब करने का अमल,
शुरू करते और उनसे बातें करते और कभी ढांचों का रक्स और बेजान अशिया के मुतहर्रिक होने का मुजाहरा होता। मैंने एक हफ्ते में अपने हसन सलूक और मोहतात रवैये से कम अज कम तरों और जिमराल के दिलों में ज़रूर घर कर लिया था। मैंने उन्हें ऐसे किस्से कहानियां सुनाई जो उन्होंने आज तक नहीं सुनी थी। काहुन आज़म को अपने जादुई अफ़ाल व अशगाल से फुर्सत नहीं मिली थी कि वो उन्हें आम बच्चों की तरह तरबियत देता। इसका मकसद ज़िंदगी गालिबन सिर्फ ये था कि वो किसी तरह अपने बच्चे जिमराल को अपनी जानशीनी के लिए तैयार करे और उसे इसका अहल साबित करे। इस सिलसिले में उसने कम सुन जिमराल को नफस मारने और कड़ी रियाजत करने की बहुत खूब तरबियत दी थी। बहरहाल इस गार में एक अजीब दुनिया और अजीब लोग आबाद थे। अब शुबह और बेएतबारी का क्या सवाल था। मैं अपनी आंखों से मावराई मुजाहिर का कई बार मुशाहिदा कर चुका था। अपनी अहमियत जताने के लिए मैंने समोराल की मतबर्रिक अशिया की देखभाल और सफाई शुरू कर दी थी। इनकी ग़िज़ा में तब्दीली की थी। इन्हें ज़्यादा अशिया के बारे में मालूमात बहम पहुंचाई थी और सलीक़े और खुश इखलाक़ी से रोशनास कराया था। वो लतीफ़ बातें जिनसे वो नाआशना थे मैंने बड़े खूबसूरत अंदाज में उनके गोश गुजार की थी। ग़ज़े के मैंने बहुत गैर शूरी अंदाज में उन्हें ख्वाहिशों की तरगीब दिलाई और इस कसर के वसाइल में रहकर कुछ ऐसी दिलकशी पैदा कर दी कि वो सब मुझ पर माइल नजर आने लगे। इस गार का अहवाल रकम करते वक्त मैंने गालिबन एक कोताही की है। मैंने तरुण के सिलसिले में कुछ बुख़्ल से काम लिया है। शायद मैं पूरी तरह इसका इजहार नहीं कर सका कि वो कितनी नफीस और हुसैन लड़की थी। इस बयान में अभी तक मैंने इसके हसन के शायान शान कोई बात नहीं कही है। वो एक पर शबाब लड़की थी जिसे अभी तक किसी मर्द ने हवस की निगाह से नहीं देखा था। ऐसी निगाह से नहीं देखा था जिससे तूफान आ जाते हैं। मेरा दिल इस पर फरेफ्ता हुआ जाता था और मैं इसे अपनी आगोश में समेटने के लिए हर वक्त मुस्तरब रहता था। जाबिर बिन यूसुफ अलबाकर के लिए एक ऐसी आजमाइश का मकाम था। मुझे मालूम था कि वो पुरशबाब दोशीज़ा मेरे बराबर के कमरे में तन्हा सो रही है। इसके सीने में भी एक आग लगी हुई है। लेकिन क्या काहिन आज़म की पनाह में आया हुआ कोई शख्स इससे हज़ हासिल कर सकता था, जबकि इसने काहिन के अजीम अलशान कारनामे बचश्म खुद देखे हूं। हाँ, मैंने एक माह के अंदर अपनी लतीफ़ गुफ्तगू और शोखियों से इसके खाबिदा जज्बात में हलचल ज़रूर मचा दी थी। मैंने वो सब कुछ किया जिसका इजहार मशरिक़ के रोमान परवर शायर अपने अशार में मोहब्बत के आगाज़ में क्या करते हैं। काश मुझे इसकी ज़बान की फसाहत पर उबूर होता, मगर जज्बों की ज़बान तो और ही होती है। एक बार ऐसा हुआ कि हमारी गुफ्तगू के दौरान अचानक काहिन आज़म समोराल कमरे में दाखिल हो गया, लेकिन इसके चेहरे पर कोई रंग नहीं आया। मैं इसके एहतराम में खड़ा हो गया और वो वहां से रुखसत हो गया। मुझे इसके पास रहते हुए 44 दिन हो गए। ये मुद्दत किसी गार में मौजूद 3-4 आदमियों में मोहब्बत के फ़रोग़ के लिए काफ़ी होती है। इस अरसे में मुसलसल तगो-दो और कोशिशों के बाद मुझे कई जादुई अमल आ गए और जारा काका की मुक़द्दस खोपड़ी से काम लेने के बहुत से तरीक़े भी मालूम हुए। मुझे इस बात का गुमान भी न था कि जारा काका की खोपड़ी हासिल करके मैंने इस जजीरे में अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैसा ज़बरदस्त कारनामा सरअंजाम दिया है। इस अरसे में कई बार मैंने समोराल से बाहर जाने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर उसने मुझे झिड़क दिया। 3 नफूस की आबादी पर मुश्तमिल इस गार में आखिर मेरा दिल अलिफाख्ता गया। शुरू में कई काम थे, दिन कट गए। तरुण को अपनी तरफ राग़िब करने का मसला था, वो भी हल हो गया। उनके असरार देखने का शौक था, वो भी पूरा हुआ। जारा काका की खोपड़ी के तक़द्दुस का इरफान हासिल करना था, इसकी भी तकमील हुई। जो खाने पकाए थे वो पका लिए। तरुण करीब आई, मगर उसकी कुर्बत ने तो और परेशान कर दिया, क्योंकि काहिन आज़म जो गार से बाहर की दुनिया के मनाजिर
अपने तारीक कमरे में देखने की ताकत पर कादिर था। इससे खुद अपने घर का हाल कैसे रूपोश रहता। इन तमाम बातों ने मुझे उकताहट में मुब्तला कर दिया और मैं अपने मोहसिन की कुर्बत से फरार होने की कोशिश में मसरूफ रहा, इसलिए कि इसने जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था और अब इससे रुखसत के लिए पूछते हुए भी खौफ आता था। वो अब मुझे अपनी इबादत में भी शरीक करने लगा था। रफ्ता रफ्ता में काले इल्म के खौफनाक करिश्मे देखने का आदी हो गया। 43वें दिन मैंने इससे सरिता, सरंगा और फ्लोरा का हाल जानना के लिए इसरार किया, जिसे वो टाल गया। इस बात से मैं और मुस्तरब हो गया और मैंने तय कर लिया कि अब मुझे किसी न किसी तरह यहाँ से फरार होना ही है। सारी जिंदगी बैरूत की आला सोसाइटी में रहने वाला मुहज़्ज़िब नौजवान जाबिर यहाँ वक्त नहीं गुजार सकता था। जिंदगी सिर्फ गुजार लेना तो कोई बात ना हुई। काहिन आज़म गाहे बगाहे ही गार से बाहर निकलता था और फरार की कोशिश सिर्फ उसकी अदम मौजूदगी में की जा सकती थी। 44 दिन वो अकुबला की बली पर मुख्तलिफ किस्म की खोपड़ियों के हार गिले में डाले और तरुण के जिस्म पर नया रंग करा के और हाथों पैरों में लंबे लंबे कड़े पहनकर गार से निकला। चलते वक्त उसने तरुण और जिमराल को और मुझे गौर से देखा। मैं उसकी निगाहों की ताब ना ला सका। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मेरे इरादे ताड़ चुका है। मुझे झुरझुरी आ गई। जब वो चला गया तो मैंने तरुण को बताया कि मैं 2 दिन के लिए इस जगह से जाना चाहता हूँ। तरुण और जिमराल दोनों इस अमर पर राजी ना हुए। तरुण तो आबदीदा हो गई, लेकिन अगर मैं ये मौका खो देता तो फिर न जाने कब का हुन आज़म गार से बाहर निकलता। बाहर मेरे लिए कोई मखमली फर्श बिछाए इस्तकबाल के लिए नहीं खड़ा था। कदम कदम पर खतरे थे। इस खुशरुबा तिलिस्मी जजीरे में सिर्फ एक आफियत की जगह थी और मैं वो जगह छोड़ रहा था। इस मौके पर लोग कहेंगे कि क्या मैं पागल हो गया था। मेरा जवाब यह है कि मैं इस तरह अपनी तमाम जिंदगी गुजारने पर मौत को तरजीह देता था। जिमराल और तरुण मेरे पीछे साए की तरह लगे रहे, लेकिन मुझे उनकी मसरफीत के औकात का इल्म था। वो शाम को तिलिस्मी असा लेकर हौलनाक किस्म की मशक़ें क्या करते थे और जब शाम को मामूल के मुताबिक इस अमल में मसरूफ हो गए तो मैंने खामोशी से दरवाज़ा खोला और पहले कमरे में आ गया। इस कमरे में बड़ा दरवाज़ा था जो गार के वीरान हिस्से में खिलता था और जहां से दहाने की तरफ का रास्ता जाता था। बड़ा दरवाज़ा बंद था। बज़ाहिर इसमें कोई कुंडी या कुफुल नहीं था, मगर जोर लगाकर देखा तो वो टस से मिस न हुआ। यकाएक मुझे ख्याल आया कि मैं जारा काका की खोपड़ी से मदद क्यों न लूं। मैंने इसे गिले से उतार कर बाजू में बांध लिया और समोराल के मखसूस अंदाज में सीने पर पहले दोनों हाथ बांधे और फिर उन्हें फैला दिया। मेरी आंखें चुंधियाने लगी। मैंने देखा कि दरवाज़ा खुल गया है। गार में अंधेरा था, फिर भी रास्ता टूलता हुआ मैं दहाने तक पहुंच गया। बाहर ताज़ा और फरहत बख्श हुआ ने मेरा इस्तकबाल किया। इतने दिनों बाद इस खुली फिजा में आने से दिल पर एक अजीब खुशगवारी तारी हुई। गार की निशानदही के लिए मैंने इधर उधर से चंद पत्थर इकट्ठा करके उन्हें ऐसी तरतीब से रख दिया कि मुझे दोबारा आना पड़े तो कोई जहमत ना हो। फिर मैं कुछ खौफ कुछ उम्मीद लिए जंगल में जगह जगह सरंगा को तलाश करता हुआ साहिल समंदर की तरफ निकल आया। सूरज गुरूब होने वाला था और सरंगा का कहीं नाम और निशान न था। मैं हर जगह राख राख कर आवाज में देता रहा, यहां तक कि रात हो गई। रात को जंगल में ठहरने का कोई महल न था। चारों नाचार मैंने सरंगा की तलाश खत्म की और दिल को ये कहकर समझा लिया कि सरंगा भी इन लोगों की भीड़ चढ़ गया है। वो बूढ़ा भी शायद रुखसत हो गया। अगर कहीं होता तो मुझे मिल जाता। मजबूर है कर मैंने इस कोठरी की राह ली जिसमें हम 4 अशखास कैद थे। रास्ते में इक्का दुक्का हबशियों के मिलने का कोई डर नहीं था। मुझे जारा काका की खोपड़ी के रमूज के बारे में बहुत कुछ मालूम हो चुका था। जारा काका की खोपड़ी जिसके पास होती थी
वो उन्हें एक मखसूस इस्तिला से मुखातिब करके अपनी अजमत का पहले से ऐलान कर देता था, और जब वो करीब आकर इसे देख लेते थे तो मुखातिब के अहकाम की बजा आवरी उन पर फर्ज हो जाती थी। जंगल से झोंपड़ी तक का रास्ता बखत गुजर गया। वो जगह सुनसान पड़ी हुई थी जहां हमारा जिंदा था। मैं झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो वहां हमारे किसी साथी का कोई निशान नहीं था। एक हबशी खानदान रह रहा था। मैंने सर्द पुरवकार लहजे में कहा, तीरा मिजारा। मेरी जुबान से ये लफ्ज निकलना था कि सारा हबशी खानदान दोजानू हो गया। वो अजनबी कहाँ हैं जो इस जगह कैद थे? मैंने तहकुमाना अंदाज में पूछा। मुकद्दस शोइला को मालूम है, मुकद्दस कालारी को मालूम है, इसने खौफजदा लहजे में जवाब दिया। उनकी औरतें कहाँ हैं? शोइला और कालारी के पास, इसने जवाब दिया। ये कहाँ रहते हैं? मेरे साथ आओ और मुझे बताओ। हबशी मेरे हुक्म पर अलिफाटे और सर झुकाकर झोंपड़ी से बाहर निकल आया और पहली बार में इस जजीरे की असल आबादी में दाखिल हुआ। यहाँ झोंपड़ियों की तादाद बेशुमार थी। ताहद नजर झोंपड़ियां नजर आती थीं जो रात की स्याही में अजीब वीरान और उदास मंजर पेश कर रही थी। कहीं कहीं कोई मशल रोशन थी, वरना हर जगह सुकूत छाया हुआ था। रास्ते में हमें चंद हबशी भी मिले। सबसे पहले कालारी की वसी झोंपड़ियां पड़ती थीं। ये है वो जगह जहां मुकद्दस कालारी रहता है। इससे आगे दूसरी बस्ती मुकद्दस शोइला की है। मेरे हबशी रहबर ने कहा, कालारी। मैंने ज़ेरे लब दोहराया। फिर नफरत और गुस्से में उसकी झोंपड़ियों के सिलसिले की तरफ बढ़ने लगा। हबशी मेरे साथ था। मैंने इससे मुख्तलिफ झोंपड़ियों के बारे में इत्तलात हासिल की और हबशी को बाहर छोड़कर एक बड़ी झोंपड़ी में दाखिल हो गया। मेरे सामने घास फूस के बिस्तर पर सरिता पड़ी थी। करीब ही दो लड़कियां दराज थीं। करीब जाकर मुझे मालूम हुआ कि सरिता का बदन रंग दिया गया है। इस नाजुक शर्मीली लड़की को इस हाल में देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने लड़कियों को हटाया और सरिता के सरहाने बैठकर इसका सर अपनी गोद में रख लिया। इसके बाल बिखरे हुए थे। मुझे इस पर बहुत रहम और प्यार आया। मैंने इसकी लुटें दुरुस्त की और सर पर हाथ फेरा। दोनों लड़कियां मेरे हुक्म पर एक कोने में सिमट कर खड़ी हो गई। आंखें खोलो सरिता, मैं आ गया हूं। मैंने सरगोशी की। कौन? इसकी सहमी हुई आवाज उभरी। मैं जाबिर, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हें लेने आया हूं। उठो, मेरे साथ चलो जाबिर। जाबिर, तुम जिंदा हो। इसके मुंह से खुशी की बना पर लफ्ज नहीं निकल रहे थे। हाँ, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं। अब तुम्हें कोई नहीं सता सकता। मैं आ गया हूं।